मित्रों नमस्कार। हम लोग चरक चिकित्सा स्थान पढ़ रहे हैं। मित्रों अभी तक हम लोगों ने चरक चिकित्सा स्थान के कई अध्यायों को पढ़ लिया है और अब हम लोग अध्याय 12 पे पहुंच गए हैं मित्रों, 12वां अध्याय पे। और जो शोथ है शोथ चिकित्सा है, अब हम इसी की व्याख्या करेंगे। मित्रों चिकित्सा स्थान एक महत्वपूर्ण स्थान है हमारे संहिताओं का और प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो वह चिकित्सा स्थान से गलत होते हैं। इसलिए मित्रों इसको चाहे हम पीएससी की तैयारी कर रहे हों या फिर एआईपीजीटी की तैयारी कर रहे हों, तो इसमें जो है इस पर थोड़ा ध्यान देना हमको आवश्यक है। तो मित्रों चलिए शुरू करते हैं। कोई भी हम चिकित्सा स्थान का अध्याय पढ़ते हैं तो वो पुनर्वसु आत्रेय और अग्निवेश जी के आपस में जो उनके क्वेश्चन होते हैं अग्निवेश जी के, वो पुनर्वसु आत्रेय से पूछते हैं और पुनर्वसु आत्रेय उसका जवाब देते हैं। उसी के बेस पे ये पूरा अध्याय बनता है। अब कभी कभी ये भी पूछ लिए जाते हैं कि आत्रेय ने कितने प्रश्न पूछे हैं किस अध्याय में, और पुनर्वसु आत्रेय ने कैसे कैसे क्या क्या जवाब दिया, वो सब चीज़ें हैं और डीप साइटेड चीज़ें हैं। लेकिन अब बेसिक चीज़ें तो सभी को क्लियर होनी चाहिए। क्या है कि शोथ कितने प्रकार का होता है। विभिन्न जो बृहत्तरी के हमारे आचार्य हैं चरक सुश्रुत वाग्भट, उन लोगों ने इसका कैसे डिवीजन किया है, इसका निदान क्या है, इसकी संप्राप्ति क्या है और इसकी चिकित्सा क्या है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए मित्रों। तो मित्रों देखिए यहाँ पे हाईलाइट किया गया है, अत्रिपुत्र आचार्य पुनर्वसु ने अति कष्टकारी शोथ रोग के प्रकोप का कारण, लक्षण और चिकित्सा को विधि पूर्वक पूछा है। तो अब इन्होंने क्वेश्चन किया है और उसके जो है जवाब पुनर्वसु आत्रेय जी देंगे अग्निवेश को। तो सबसे पहले तो अगध वेद का यहाँ पे वर्णन आया है। अगध वेद आयुर्वेद के लिए आया हुआ है। अगध वेद सिंधु प्रवर्तक जो है आत्रेय पुनर्वसु को कहा जाता है। और अब हम शोथ के जो भेद हैं उसको देख लेते हैं। हालांकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वेद का वर्णन इस टेक्स्ट बुक में नहीं किया गया है, फिर भी जो इम्पोर्टेंट है उसको हम देख लेते हैं। तो देखिए चरक ने 3 भेद बताए हैं, वात पित्त कफज, और ये कहाँ बताए हैं। ये जो इनका अष्टोदरीय अध्याय है, इनका जो 19वां अध्याय है, वहाँ पे इन्होंने जो सामान्य रोगों के भेद बताए हैं, वहाँ पे जो 3 भेद वाले रोग हैं उसमें इसमें बताया गया है कि शोथ के 3 भेद होते हैं। तो इसका हम लोग कैसे याद करते थे, शॉर्ट ट्रिक बना के याद करते थे किशोर के नाम से। किशोर की से हो जाता था किलास, और सा से हो जाता था शोथ, और रा से हो जाता था रक्तपित्त। तो किशोर से इसको हम याद करते थे। तो इसका 3 भेद बताया है चरक ने। कौन कौन से भेद हैं, वात पित्त और कफज। और सुश्रुत ने कितने भेद बताए हैं, सुश्रुत ने 6 भेद बताए हैं, वात पित्त कफज सन्निपातज रक्तज और छतज। और वाग्भट ने 9 भेद बताए हैं, वात पित्त कफ सन्निपातज द्वंद्वज बताए हैं, और विसर्ज और अभिघातज। इस तरह से टोटल इन्होंने 9 बताए हैं। और वाग्भट ने आकृष्ट भेद पे भी बताया है, पृथु उन्नत ग्रंथित बताए हैं। तो इस तरह से इसका डिवीजन हो गया। मोटा मोटा हमको याद होना चाहिए मित्रों कि चरक ने 3 डिवीजन किए हैं शोथ के, सुश्रुत ने 6 किए हैं और वाग्भट ने 9 किए हैं। तो 3 का टेबल हम याद करेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिक्का 9, 3 6 9, इस तरह से। और अब हम देख लेते हैं कि इसका निदान क्या है। तो निदान में ये काफ़ी श्लोक प्रतियोगी परीक्षा में पूछे भी जाते हैं और इसका कोटेशन भी आता है। तो इस तरह से जो है इसको हमको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कृष अबल पुरुष द्वारा क्षार अम्ल तीक्ष्ण गुरु सेवा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। क्या है, कृष अबल पुरुष द्वारा क्षार अम्ल तीक्ष्ण उष्ण और गुरु चीज़ों का जो सेवन किया जाता है तो उसकी वजह से शोथ उत्पन्न होता है। कहने का मतलब कोई ऐसी गरिष्ठ चीज़ हम खाएंगे जो हमारे स्रोतों को बंद करेंगे और जो
स्रोत आयुर्वेद में समझते ही हैं, जो चैनल्स बने होते हैं हमारे, उनको जब अवरुद्ध कर देते हैं तो जो रक्त आदि धातुएँ हैं, रस आदि जो धातुएँ हैं हमारी, रस, रक्त, ये सब गमन करना बंद कर देती हैं और एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। उससे जो है शोथ की उत्पत्ति होती है। तो मित्रों, अब हम देख लेते हैं निज शोथ का कारण। यह जो निज शोथ होते हैं, निज शोथ होते हैं, आगंतुक शोथ होते हैं, ये जो डिवीजन बताए गए हैं शोथ के, तो निज शोथ का कारण यहाँ पे देख लेते हैं। ये कोटेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शुद्ध ग्राम आमे आवक्त कृषबाला नाम छार अम्ल तीक्ष्ण उष्ण ग्रुप सेवा। तो एक बार प्रतियोगी परीक्षाओं में मित्रों ये वाला कोटेशन पूछा गया था। ये जो है कोटेशन पूछा गया था, इसको थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा आप लोग। और फिर बताया गया है दत्त आम कृच्छ अवरोधि दृष्ट तो इसमें देख लीजिए, ये बताया गया है, उसमें स्पष्ट लिखा है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा, कोई बहुत खास नहीं है। वमन विरेचन आदि संशोधनों की व्याप्ति हो जाने के कारण होने वाले ज्वर आदि अभक्त व्यक्ति कृष और अबल हो गए हों, वह व्यक्ति जब क्षार अम्ल तीक्ष्ण उष्ण और गुरु का सेवन करते हैं तो ये सब चीज़ें हो जाती हैं। वही है श्रुत जो बेबंद होता है, श्रुत के रास्ते बंद हो जाने की वजह से होता है। और ये भी कोटेशन इंपॉर्टेंट है। अर्श्य चेष्टा न चाह देव सुंदर प्रसूति मिथ्योपचार प्रतिक्रमण जैसे तो स्रोत प्रतिष्ठा। तो ये दोनों चीज़ें देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डिटेल में हिंदी में दिया हुआ और कोई बहुत समझने वाली चीज़ें नहीं है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। और अब आगंतुक शोथ का कारण बताया गया, वही सब है इसमें। लकड़ी पत्थर शस्त्र आदि से जो आघात होता है उसकी वजह से जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको यहाँ पे बताया गया है। तो मित्रों, एक और चीज़ इसमें इम्पोर्टेंट है, जो एलोपैथ में 5 कार्डिनल साइन ऑफ इन्फ्लेमेशन है, उसको भी थोड़ा देख लीजिएगा, कभी कभी पूछ लिए आते हैं तो उसको बता दीजिएगा। एक तो रेडनेस है, उसको रेबर कहते हैं। स्वेलिंग है, तो स्वेलिंग ट्यूमराइन कहा जाता है उसको। हीट को कैलर कहा जाता है। पेन को डॉलर कहा जाता है। और एंड लॉस ऑफ फंक्शन को कहा जाता है फंक्शनोलेशन। तो इस तरह से 5 साइन जो इन्फ्लेमेशन का हो गए। अब यहाँ पे देखिए मित्रों, शोथ की संप्राप्ति दी गई है, वही जो हमने पहले बताया है वही है, और इसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वही चीज़ें बताया गया है। अतः दूषित और मात्रा से अधिक वृद्धि का फर्क पित्त वायु का मार्ग रोक देते हैं और जो है इससे शोथ की उत्पत्ति होती है। और उत्सेद लक्षण वाला शोथ को उत्पन्न करता है। तो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि शोथ का प्रत्यात्म लक्षण क्या है। तो प्रत्यात्म लक्षण शोथ का मित्रों ये उत्सेद होता है। उत्सेद क्या हम ध्यान रखेंगे, उत्सेद। उत्सेद शोथ का प्रत्यात्म लक्षण है। और इसमें और कोई शोथ के स्थान तथा दोष का संबंध बताया गया है। ये भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, ये जनरल चीज़ें हैं, आप खुद ही समझ सकते हैं इसको। जब कुपित हुए दोष उरा प्रदेश में सन्निहित होते हैं तब शरीर के ऊपरी भाग में शोथ उत्पन्न होता है। वही है, लोकलाइज है, जहाँ पे ये रहता है ऊर्ध्व भाग में है तो ऊर्ध्व भाग में शोथ होगा, अधो भाग में है तो पक्वसे वगैरह में होगा, ये हमारे जो कोष्ठ है वहाँ पे होगा। मध्य भाग में है तो मध्य के कोष्ठों में होगा। वही चीज़ें हैं, कोई बहुत इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शोथ का पूर्व रूप। तो ये जो शोथ का पूर्व रूप आपका बताया गया है, ये जो कोटेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा। उष्मा तथा स्याद तो सिर अड़ा रहा है। तो इसमें क्या होता है, इन्फ्लेमेशन में जो हीट जनरेट होता है और उसमें जो है दवथु रहता है, चक्षु आदि इंद्रियों में ताप का अनुभव होना। देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ, शोथ के स्थान में उष्मा की वृद्धि, दवथु चक्षु आदि इंद्रियों में ताप का अनुभव होना, सिरों में तनाव का होना, ये 3 लक्षण शोथ के पूर्व रूप बताए गए हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है मित्रों, इसको देख लीजिएगा। और शोथ का सामान्य लक्षण बताया गया है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। शोथ के सामान्य लक्षण सागर ओम से सिरा तनत्वम सलोम हर्षा अंग विवर्ता च सामान्य लिंगम सवतो प्रतिष्ठा। तो यहाँ पे बताया गया शरीर या शोथ से आक्रांत प्रदेश में भारीपन, शोथ की अस्थिरता, अर्थात कभी घटना कभी बढ़ना,
तो मित्रों यहाँ पे और ध्यान देने की चीज़ें जो वात पित्त कफ से जो सूत उत्पन्न होता है उसके अलग अलग लक्षण होते हैं और वो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट रहेगा आपका, इसको विशेष ध्यान देना है हमको। तो वातजन सूत का लक्षण यहाँ बताया गया है। तो वातजन सूत के लक्षण में मित्रों इसमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें दीवावली वगैरह जो दी गई है, तो इसमें इसका डिटेल मित्रों हमको मिलेगा त्रिसूत्रीय अध्याय में। चरक सूत्र के 18वें अध्याय त्रिसूत्रीय अध्याय में मिलेगा कि वातज सूत है तो उसके क्या लक्षण है, पित्तज सूत है तो उसके क्या लक्षण है, कफज सूत है तो उसके क्या लक्षण है। तो वहाँ से मित्रों इसको जरूर देख लीजिएगा, वहाँ से प्रतियोगी परीक्षाओं में कोटेशन देके इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे अब वातज सूत के लिए पूछा जाता है तो सोथो नक्तम प्रणश्यति, सोथो नक्तम प्रणश्यति ये पूछा जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो वातज सूत होता है वो रात्रि में नष्ट हो जाता है। उसी तरीके से पूछा जाता है क्षिप्र उत्थान प्रश्नों, तो जाहिर सी बात है वातज सूत जो होगा और पित्तज सूत जो होगा वो क्षिप्र उत्थान प्रश्न, इसका मतलब क्या हुआ कि जल्दी उत्पन्न होता है और जल्दी खत्म भी हो जाता है। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिया गया है पिटिंग एडिमा और नॉन पिटिंग एडिमा। और कफज सूत मित्रों आप जानते ही हैं कि स्थिर टाइप का होता है, सॉलिड होता है। तो क्या होता है उसमें ये जो है निशाबली होता है, ये रात्रि में बलवान होता है, ये रात्रि में बलवान होता है। और इसमें जो कोटेशन इंपॉर्टेंट है वो काफ़ी है इम्पोर्टेंट है, निपीड़ितो नो अनुमति स्वेथु, इसको जो है त्रिसूत्री अध्याय से मित्रों देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, इसको याद करने का तरीका है, एक वर्ड आपको याद करना है दिवाकर, तो दा से हो जाएगा दीपावली और वहाँ से हो जाएगा वातज, यानी कि जो वातज होता है वो दीपावली होता है, अर्थात दिन में ज़्यादा सक्रिय रहता है। और का से हो जाएगा कफज, जो कफज सोत है वो रात्रि में बलवान होता है। तो इस तरह से ये अगर दिवाकर हम याद रखेंगे तो हमको ये मालूम रहेगा, हमेशा ध्यान रहेगा कि वातज सूत कब बलवान होता है और पित्तज सूत कब बलवान होता है। वही चीज़ें यहाँ बताई गई हैं, दीपावली वगैरह है। पित्तजन सूत का भी लक्षण बताया गया है, वो हमने आपको पहले ही बता दिया है। कफजन सूत का लक्षण वही है, रात्रि बलि वगैरह दिया गया है इसमें। और पिटिंग एडिमा नॉन पिटिंग एडिमा, तो जो पिटिंग एडिमा कफजन सूत में बनेगा कि इसको दबा देने से जल्दी नहीं उठता है, क्षिप्र उत्थान प्रश्नों नहीं होता है, अर्थात या जल्दी उत्पन्न नहीं होता है और जल्दी खत्म भी नहीं होता है, पिटिंग एडिमा है। इसके लिए है निपीड़ितों नौनमते सोत दबाने पर शीघ्र नहीं उठता है। और दूसरी चीज़ क्या है, शस्त्र से कट जाने पर भी सोत स्थान पर रक्त नहीं निकलता है। कृच्छ उत्थान प्रश्नों, कठिनाई से उत्पन्न होता है और कठिनाई से ठीक होता है। ये सब चीज़ें हैं उस लेसन से जो है, अब देख लीजिएगा यहाँ भी लिखा हुआ कृष्ण जन्म प्रश्नों निपीड़ितों नाचा, वही सब चीज़ें हैं, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, इसको देख लीजिएगा आप लोग। सूत का असाध्य लक्षण है, ये भी जो है जनरल चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी कभी पूछा जाता है तो माइंड में ध्यान नहीं रहता, एक बार इसको देख लीजिएगा। वही चीज़ें, यदि कृषि व्यक्तियों के रोग दुर्बल व्यक्तियों को सूत होता है तो अथवा मन इत्यादि सूत मर्म स्थान तक चला जाता है। दुर्बल व्यक्तियों में कि होने वाला सूत सिरा जल से भरा होता है, उससे जल का स्राव होता है तो सूत सर्वांग होता है या असाध्य होता है। ये यहाँ पे थोड़ा सा दिया भी हुआ है मित्रों, सूत का उपद्रव सूत्र स्थान के 18वें अध्याय में दिया गया है। तो उपद्रव इम्पोर्टेंट है, इसको हम देख लेंगे। तो सूत का उपद्रव चरक ने सेवन बताए हैं, कितने बताए हैं मित्रों, चरक ने सेवन बताए हैं, ये जो है हमारे चरक जी ने बताए हैं। तो इसको जो है याद करने का तरीका हम लोग कैसे इसको याद किए थे, जातवाद है ये। तो यहाँ पे मित्रों हम बात कर रहे हैं सूत के उपद्रव के बारे में। तो आपको पहले बताया जा चुका है कि चरक ने जो है सूत के उपद्रव 7 माने हैं और सुश्रुत ने सूत के उपद्रव 9 माने हैं। तो इसमें एक वर्ड हम याद करते हैं जिससे हम याद रखेंगे कि कौन कौन से इसके उपद्रव हैं। तो जातवाद, तो जे से हो जाएगा ज्वर,
ए से हो जाएगा अरुचि, टी से हो जाएगा तृष्णा, और बी से हो जाएगा वमन, या उसको छर्दी भी कह सकते हैं, एक ही चीज़ है। जो है वमन इंड्यूस कराई जाती है और छर्दी एक रोग है। यही दोनों में डिफरेंस है, लेकिन जनरली हम कॉमन समझ के यूज कर लेते हैं। अतिसार है, दौर्बल्य है, और इसमें एक लास्ट में इंक्लूड किया जाएगा श्वास। तो ये जो है चरक के 7 उपद्रव हो गए। और अब सुश्रुत ने 9 उपद्रव जो बताए हैं वो चरक के 7 हैं, और साथ में इन्होंने इंक्लूड कर लिया है 2 और एक्स्ट्रा, हिक्का और कास। तो इस तरह से सूत के उपद्रव हम देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है सूत का चिकित्सा सूत्र बताया गया है कि सूत का चिकित्सा का जो सूत्र है, हमारा नियम है, वो क्या है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, निदोर से हम याद करेंगे। तो नी से हो जाएगा निदान, दोष से दा से हो जाएगा दोष, और रा से हो जाएगा ऋतु। तो निदान दोष ऋतु के जो विपरीत चिकित्सा है उसको हमको यहाँ पे करना चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ कोटेशन में लिखा हुआ है, निदान दोष ऋतु विपर्य क्रमे उपचारेत बल दोष कालवित। तो यहाँ पे बताया गया है मित्रों कि बल दोष और काल के ज्ञाता वैद्य को निदान दोष ऋतु के विपरीत आचरणों से सूत की चिकित्सा करनी चाहिए। अर्थात क्या है कि बल दोष और काल के ज्ञाता वैद्य को निदान दोष ऋतु के विपरीत आचरणों से सूत की चिकित्सा करनी चाहिए। तो ये कभी-कभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि किसके विपरीत हमको चिकित्सा करनी चाहिए, और उसमें ऑप्शंस में कई ऑप्शंस दे देते हैं, तो उसमें से हमको ध्यान रखना है निदोर से हम याद करेंगे, निदान दोष और ऋतु के विपरीत चिकित्सा करनी चाहिए। मित्रों अब हम देख लेते हैं सूत की सामान्य चिकित्सा। मित्रों का वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हो जाता है, तो हम इसको थोड़ा शॉर्ट में ही बनाते हैं मित्रों। जो बताया जाएगा आप लोग पढ़ते रहिए। तो यहाँ सूत की सामान्य चिकित्सा बताई गई है। ये पूरा जो श्लोक यहाँ पे दिए गए हैं, सूत्र दिए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। जो हमारे 17, 18, 19 नंबर हैं, इसको आपको पढ़ लेना है। सूत की सामान्य चिकित्सा सभी इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें एक कोटेशन है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, उसको यहाँ पे आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। विविध विटिके आने लीजिएगा जरूर। हाँ, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको देख लीजिएगा, इसका डिटेल भी आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यदि वातसूत मल की विविधता हो तो निरोग बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। बस इतना ही इसमें है। और सूत में अपथ्य जो है, तो अपथ्य जानते ही हैं, जो विबंध करता है, और अभिसंधि जो द्रव्य है उनका हमको प्रयोग नहीं करना है। जैसे दधी वगैरह है, तो सभी जानते हैं कि मोस्ट अभिसंधि जो चीज़ है वो जमा हुआ दही होता है। मंदक दही वगैरह जो सुश्रुत ने बताया है, वही सब चीज़ें अपथ्य हैं, देख लीजिएगा इसको। और कफसूत की चिकित्सा बताई गई है। तो चिकित्सा यहाँ पे विभिन्न तरह की दी गई हैं, और जो इम्पोर्टेंट है उसको आपको देख लेना है। सूथी के अतिसार में कर्तव्य, ये भी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। तो इसमें क्या करना है, सूत से पीड़ित जिन व्यक्ति में अतिसार हो और मल गुरु हो, आम अतिसार हो, सूट पीपर मल अच्छे से चूर्ण मिला हुआ तक पान करना चाहिए, तथा दोषों से युक्त मल पतला हो जाए। वही चीज़ें हैं कि आम जो बना हुआ है उसका पाचन हो जाए, और जो हमारे स्रोतों विबंधित हुए हैं वो क्लियर हो जाए। तो इसमें देखिए लेखन द्रव्य और दीपनीय और पाचनीय द्रव्यों का प्रयोग किया गया है। सूत के विबंध में कर्तव्य, अब देखिए यहाँ पे काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन दी गई है। भोजन के पूर्व अरंड के तेल तथा मांस रस से मिला कर पिलाना चाहिए। तो यहाँ पे अरंड तेल का प्रयोग यहाँ बताया गया है। यदि स्रोत रूप में स्रोतों का विरोध हो गया हो तथा अग्नि में भोजन की रुचि नष्ट हो गई हो, तो विधि पूर्वक बनाए हुए मदिरा तथा अरिष्टों का पान भी यहाँ पे बताया गया है। और देख लीजिए यहाँ सूत्र में विभिन्न प्रकार के जो योग दिए गए हैं, रोगाधिकार योग जो हैं उनको आप देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जैसे गंडे रिष्ट है, गुडाभ्याम है, गुडनागरम है, अष्टशतारिष्ट है। अष्टशतारिष्ट है तो इसमें जो है अष्टशतारिष्ट इसका नाम क्यों पड़ा है उसको भी आपको देख लेना है। और इसमें
कितना गुड़ मिलाते हैं, तो जो है गुड़ इसमें मिलाते हैं 100। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 100 पल गुड़ मिलाते हैं। और हरण, ये सब चीज़ें हैं, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा कि कितना किसमें मिलाया जा रहा है। पुनर्नवार्धक रिष्ट, तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसका प्रयोग कब करना चाहिए। तो इसका प्रयोग हमको उस समय करना चाहिए जब भोजन पच जाए। और इसका ऊपर एक कोटेशन भी दिया होगा, उसको देख लेते हैं हम। ये यहाँ पे दिया गया है, जीर्णे पिबेत व्याधि बलम समीच। अर्थात क्या है, भोजन के पच जाने पर व्याधि और बल की समीक्षा करके इसको पीना चाहिए। मुख्य बात क्या है कि इसका प्रयोग हमको भोजन के पच जाने के बाद करना है। अब देखिए फल त्रिकादरिष्ट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फल त्रिकादरिष्ट, ये प्रतियोगी परीक्षा आता है। इसका दूसरा क्या नाम है, त्रिफला दरिष्ट भी इसको कहते हैं। और फलत्रिक, फलत्रिक जानते ही हैं आप, आंवला हरड़ बहेड़ा, इसको फलत्रिक कहते हैं। तो इसमें इम्पोर्टेंट जो है उसको देख लेते हैं। भोजन के पचने के पश्चात 2 तोले की मात्रा में 2 तोला जल मिलाकर सेवन करने से यह अरिष्ट उन सभी रोगों को दूर करता है जिन हृदय रोग, पांडु रोग आदि को पुनर्वार्धक दूर करता है। अर्श और पांडु रोग में जो अरिष्ट बनाए गए हैं वह सभी अरिष्ट शोथ रोग में हितकर होते हैं। तो ये यहाँ पे फल त्रिकादरिष्ट में इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इसका कंटेंट थोड़ा देख लीजिएगा। कृष्णार्ध चूड़ है, छार गुटका, छार गुटका, छार गुटका देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये अक्सर पूछा जाता है कि छार गुटका में क्या क्या है और इसका रोगाधिकार क्या है। तो रोगाधिकार क्या है, इसका शोथ है छार गुटका का। और उसमें क्या क्या होते हैं, तो इसमें क्षारदोय होते हैं। क्षारदोय में क्या आ जाएगा, यव क्षार और ये आपका सज्जी क्षार, तो ये क्षारदोय हो गया। और इसमें लवणानि चात्वारे, यानी कि ये चारों नमक इसमें मिले होते हैं। कौन कौन से, सोचर नमक, सैंधव नमक, बिड नमक और साभर नमक, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। लौह भस्म है, सोंठ है, इसमें पीपर है, मरीच है, आंवला, हरड़, बहेड़ा, पिपरामूल, वायबिडंग, मोथा, और ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें देख लीजिए, ये लौह भस्म भी इसमें मिला हुआ है। गुणार्धक का प्रयोग बताया गया है इसमें। इसमें इम्पोर्टेंट क्या है, इसकी क्वांटिटी है। क्वांटिटी जो है इसमें कितना हम प्रयोग करते हैं, बस वही उतना इम्पोर्टेंट है। तो कितना प्रयोग करते हैं, आधे पल से लेके हम 5 पल तक इसका प्रयोग करते हैं। ये देखिए, आधा पल से लेके 5 पल की मात्रा का इसका सेवन किया जाता है गुडार्धक का। अब देखिए शिलाजतु का प्रयोग इसमें बताया गया है। और शिलाजतु के बारे में काफ़ी कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते ही होंगे इसको। और अनुशर्षित होता है, ये सब चीज़ें जानते हैं। अब कंसारिती, कंसारिती में केवल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कितनी हरण मिलाई जाती है। तो 100 हरण का इसमें प्रयोग होता है, 100 हरण का इसमें प्रयोग होता है। चित्रकाद घृत है, द्वितीय चित्रकाद घृत है, चित्रक घृत है। इसको केवल थोड़ा नाम से याद रखना। सूत रोग में पथ्य, तो सूत रोग में पथ्य जो चीज़ें हैं उसको देख लीजिएगा, क्या क्या चीज़ इन्होंने पथ्य में बताए हैं। तो कुलथ्यूस है, सप्लिकोतिथ है, ये हिंदी में है, और जो है इसको थोड़ा देख लीजिएगा। और देखिए स्थान भेद से सूतों का नामकरण किया गया है। जो सूत देह के विभिन्न अवयव प्रदेशों में आश्रित रहते हैं वे सूत स्थान, दूसरे लक्षण और नाम के भेद से संख्या में अनेक होते हैं। उन सूतों को उदाहरण के लिए कुछ एक सूत में कह रहा हूँ, उसे सुनो। अब देखिए यहाँ पे जो इस एक स्थान भेद की वजह से जो सूत बनते हैं उनका यहाँ पे वर्णन डिटेल में किया गया है। सबसे पहले सिरा सूत आता है, दूसरा सिरा सूत कुप्ता निदाने कुरुवंत सोफा सिरसा सुदूरम। तो सिरा शोथ के बारे में बताया गया है। अंतर विलेग भ्रांत, ये सब इसमें डिजीज़ बताया गया है। शालूक है, शालूक में देखिए कुछ इम्पोर्टेंट कोटेशन है, उसको
हमको देखना है, कभी-कभी पूछते हैं इसको। तो एक तो ये है आपका अंतर्गलविभ्रांति, ये है, ये अक्सर पूछा जाता है। और उच्च श्वास निरोध, उच्च श्वास निरोध, ये दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। ये हो गया सालूक का। और अब देखिए बिडालिका आ गया है। गला से संदो चिपके गले, साथ साथ आ रागा, ये जो है बिडालिका है। और यदि यह शोथ गले में चारों तरफ वलयाकार हो जाए तो इस शोथ में यह शोथ रोगी को मार डालता है। तो इसमें साध्यता साध्यता आप देख सकते हैं। असाध्य कब होगा? यदि यही शोथ गले में चारों तरफ वलयाकार हो जाए तो यह शोथ रोगी को मार डालता है। ये बिडालिका के संबंध में कहा गया है। तालु विद्रोधी बताया गया है। तो तालु विद्रोधी दो टाइप के होते हैं, एक उपजीविका होता है और एक अधिजीविका होता है। जीभिया के ऊपरी भाग में कफ से उत्पन्न होने वाला उपजीविका है, और जो जीभिया के आधा प्रदेश में उत्पन्न होता है वो अधिजीविका होता है। और इसमें इम्पोर्टेंट क्या है मित्रों? इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि चरक ने इसको बताया है कफात, चरक ने कफ से उत्पन्न होना बताया है, लेकिन सुश्रुत ने इसको कफ रक्त बताया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कफ और रक्त बताया है। ये जो है इन्होंने सुश्रुत ने बताया है और इसको जो है चरक ने बताया है। अब उपकुश का भी वर्णन किया है। तो उपकुश भी इम्पोर्टेंट है। उपकुश कहाँ होता है? रक्त और पित्त जब दांत में मांस से कुपित होता है तो दांत का मसूड़ों का मांस पकने लगता है, इसका नाम उपकुश है। और दंत विदर्दी बताया गया, दांत के मांस मसूड़ों में रक्त के संचय होने से रक्त में मांस, ये दंत विदर्दी है। गलगंड है। तो गलगंड क्या होता है? जिसको ग्वाइटर हम समझते हैं, एलोपैथ में जो ग्वाइटर है वही चीज़ है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट कोटेशन है, गलस्य पार्श्वे गलगंडा जी का। गले के जो पार्श्व में स्थित होता है और एक होता है वो गलगंड है। और गंडमाला क्या है? गंडमाला, तो उसे गंडमाला कहा जाता है। तो गंडमाला को थोड़ा देख लीजिए क्या होता है। ये गले के पार्श्व में उत्पन्न एक प्रकार के शोथ से गलगंड होता है, और वही गले का शोथ जब बहुत गंडों शोथों से युक्त होता है, मतलब कई शोथ हो जाएं, मल्टी ग्लैंडुलर कह सकते हैं आप इसको, तो इसको गंडमाला कहते हैं। माला का तात्पर्य आप समझते ही हैं कि जिसमें कई फूल एक साथ गुथे हुए हों, उसी से बना हुआ है गंडमाला। मतलब ये मल्टी है, ये सिंगल है, बस इतना है केवल इसमें डिफरेंस है। ग्रंथि रोग का वर्णन किया गया है। तो ग्रंथि रोग के प्रकार पूछे जाते हैं मित्रों। तो ये 6 प्रकार का होता है। चरक ने इसको 6 प्रकार माना है। कौन-कौन से माने हैं? वात, पित्त, कफ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सभी बृहत्तरी के आचार्यों को देख लीजिएगा। चरक ने कितना बताया है? चरक ने इसको 6 बताया है। वातज, पित्तज, कफज, मेदा, शिरा और मांसज। और सुश्रुत जी ने कितना बताया है? 5 बताया है। और वाग्भट्ट ने 9 बताया है। 9 बताया। तो एडिशनल कौन-कौन से बताए हैं? एक इन्होंने रक्तज माना है और दूसरा अस्थिज माना है। तो इस तरह से जो है 6 प्लस 3 लेके जो है 9 हो जाते हैं। उसमें रक्तज है, अस्थिज है, ब्रडज है। इसको देख लीजिएगा। तो अब मित्रों इसमें चरक ने 6 माने हैं, सुश्रुत ने 5 माने हैं और वाग्भट ने 9 ग्रंथि रोग माने हैं। तो अलग-अलग सबका थोड़ा टाइप से देख लीजिएगा इसमें। इस तरह से ग्रंथि रोग काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। और ये कभी-कभी पूछा भी जाता है कि ग्रंथि रोग का वर्णन कहाँ किया गया है, तो आप बताएँगे। जो है ये चरक चिकित्सा स्थान के 12वें अध्याय में इसका शोथ नामक अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। देखिए अब यहाँ पे देख लेते हैं एलजी को। एलजी क्या है? एलजी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वही हम देखेंगे। तो इसमें क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज़ एक बस यही है, ताम्र ससूला पीड़िका। इसका कलर कैसा होता है? इस पीड़िका का कलर ताम्र कलर का ये होता है।
बस इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है। चर्म और नख के बीच में, अब देखिए, चर्म और नख के बीच भाग में रक्त और मांस को दूषित करने वाला सोत ही पकने वाला एक सोत होता है। इसे मांसदूषी चर्म रोग कहा जाता है। मांसदूषी चर्म रोग कहा जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। चर्म नखांतर सोत होता है इसमें, चर्म नखांतर सोत होता है इसमें। अब देख लीजिए विदारिका। विदारिका क्या है, ये कहाँ होता है? वंचड़ में होता है, कच्छा में होता है, प्रदेश में होता है। वेदना रहित कठिन और जो है वेदना रहित होता है, ये कठिन सोत उत्पन्न करता है, इससे विदारिका कहते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं कुछ और रोगों को, जैसे कच्छा है, और इसमें एक इम्पोर्टेंट क्या है, रोमांतिका है। रोमांतिका में जो है, ये जो आपका रोमांतिका है, इसमें पूछा जाता है कि इस रोमांतिका में क्या होता है, कौन कौन से दोष होते हैं। तो इसमें पित्तज होता है, कफज होता है। तो इसको याद करने के लिए हम पिक-रोमा याद करेंगे। पिक-रोमा, तो इस हमेशा हमको याद रहेगा कि रोमांतिका जो होता है उसमें पित्तज और कफज दोष होते हैं। ये सब मित्रों, ये छोटे छोटे ट्रिक एग्जाम पीरियड में बहुत हेल्प करते हैं, इसलिए इनका विशेष ध्यान दीजिए। और मसूरिका, मसूरिका जो मॉडर्न में स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। और थोड़ा मित्रों हमको बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा नहीं करनी है, जो कि दिमाग है अपना, और दिमाग की कैपेसिटी कम ही होती है, इसमें बहुत ऊट-पटांग चीज़ें नहीं भरनी चाहिए। अब ब्रग्न है, मूत्र वृद्धि है, मेदो वृद्धि है, ये सब डिजीज़ हैं मित्रों, इसको डिटेल से तो आप लोग पढ़ते ही हैं। बस ये ध्यान रखिए कि कहाँ पे इसका आया है। भगंदर है, अभी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि भगंदर का वर्णन चरक जी ने कहाँ किया है, तो चरक जी ने चिकित्सा स्थान में किया है। और वैसे भी आप भगंदर को डिटेल में पढ़ेंगे ही। भगंदर की चिकित्सा बताई गई है। और श्लीपद है, फाइलेरिया है। तो फाइलेरिया की चिकित्सा थोड़ा-सा यहाँ पे देख लीजिए। इसमें दोष क्या होता है? दोष कफ होता है। मित्रों ये देखिए, दोष यहाँ कफ होता है। और दूसरे क्या है? दूसरे मांस रक्त होता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है श्लीपद की चिकित्सा। श्लीपद में सिराभेद और कफनाशक संपूर्ण चिकित्सा की जाती है तथा श्लीपद के ऊपर सरसों का लेप लगाया जाता है। अब जल करदम है, सेलुलाइटिस है। सेलुलाइटिस को आप जानते ही हैं कि स्किन होता है और थोड़ा-सा सख्त हो जाता है। दूषित व पित्त प्रदान मंदवात का दोष सब होता है। शोथ विसर्ग, ये सब चीज़ें हैं। जल कार्दभ कहते हैं इसको। जल कार्दभ की चिकित्सा यहाँ बताई गई है। तो क्या-क्या इसकी चिकित्सा में करते हैं? लेप करते हैं, रक्त मोक्षण करते हैं, शरीर की रक्षण करना है, शरीर का शोधन, वमन, विरेचन इत्यादि चीज़ें इसमें की जाती हैं। अनुक्त शोथों की चिकित्सा। तो मित्रों, चिकित्सा स्थान में चरक जी ने सारे डिजीज़ का वर्णन वो नहीं कर पाए हैं, कुछ डिजीज़ छूट गई हैं, तो उनका वर्णन उन्होंने कहाँ किया है? उनका वर्णन उन्होंने चरक चिकित्सा स्थान के 30वें अध्याय में किया है। योनि व्यापद में अध्याय में जो है इन्होंने किया है। तो अनुक्त क्या है? जो मतलब रोग छूट गए हैं, जिनका वर्णन चरक जी नहीं कर पाए, वो चरक चिकित्सा स्थान के 30वें अध्याय में उन्होंने किया है। वही चीज़ है यहाँ पे बताया गया है। अगंतु शोथ आप जानते ही हैं। तो मित्रों इस तरह से जो है ये हमारा शोथ का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। मित्रों देखिए, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो करीब-करीब हमने सारी इसमें डिटेल आपको बताया है कि कौन सी चीज़ें हमको याद रखनी है, कौन सी चीज़ें नहीं याद रखनी है। तो ठीक है मित्रों, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।